नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के चैप्टर्स के पढ़ने के क्रम में आज हम क्लास 8.1 का संसाधन देखेंगे। हम इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। चूँकि जैसे ही हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी हम कोर इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, और जो मेरा पेड कोर्स है जिसमें जो विद्यार्थियों ने एडमिशन ले रखा है, आप सब निश्चिंत रहना, इसके बाद हम उस कोर ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे और नोट्स बेसिस पे ही पढ़ेंगे कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। उसी के अनुरूप हम हमारी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए संसाधन देखते हैं क्या होता है। संसाधन देखिए, वह सभी कुछ संसाधन हैं जिसमें या जिसके द्वारा आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, वो आपके लिए संसाधन है। क्लियर? डेफिनेशन में इसमें बता रखा है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसे आपको प्यास लगी तो आपने जल ले लिया, बिजली चाहिए विद्युत का उपयोग कर लिया, तो ये आपके सभी संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ध्यान रखना, जब तक आपके लिए उसका कोई उपयोगिता और प्रयोज्यता नहीं रहेगी वह वस्तु संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। देखो आगे इसमें बड़ी अच्छी एक लाइन दे रखी है, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। एक बात समझो, आप किसी चीज़ का मूल्य कब प्रदान करेंगे? जब आपको उसकी उपयोगिता लगेगी। यदि मैं आपसे कहूँ कि साहब हमारे ज्योग्राफी कोर्स बच्चे ले रहे हैं, अगर उनको उपयोगिता नज़र नहीं आएगी तो वो नहीं लेंगे, बोलेंगे साहब इसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। समझ रहे हैं? तो किसी भी चीज़ का जब तक मूल्य आप प्रदान करने के लिए इच्छान्वित नहीं होंगे तब तक वह संसाधन के रूप में परिवर्तित भी नहीं होगी। और इसी की वजह से हम क्या कहते हैं, संसाधन मूल्यवान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी लाइनें, इनको समझते चलना। और देखो, जितना अधिक मूल्य मतलब उस वस्तु का आपके लिए उतना ही अधिक महत्व है। ये पैराग्राफ भी समझने की कोशिश करें। देखिए, कुछ संसाधनों का मेरे प्यारे दोस्तों आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के रूप में यदि आप देखें, सोना चांदी धातुओं का आर्थिक मूल्य तो होता है, लेकिन आप कोई सपोज करें किसी नदी के किनारे गए, आपके गांव के पास में कोई पहाड़ी के पास गए, तो वहाँ का जो मनोरम भूदृश्य है उसका कोई आर्थिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और इसीलिए आप देखो पार्कों में और सेंचुरीज में अब आप पैसा दे के जाते हो, घूमने जाते हो, समझ रहे हो, उस संसाधन का भी मूल्य क्रिएट कर दिया। दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक बहुत अच्छी बात आगे कहते हैं ये, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन इनको आप पेटेंट करा लें और किसी मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो आर्थिक रूप से ये क्या हो जाती है, मूल्यवान भी हो जाती है। पेटेंट क्या है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार ही क्या है, पेटेंट कहलाता है। आविष्कार पर ध्यान रखना, आविष्कार, आ की मात्रा आएगी, आविष्कार नहीं होता। देखो प्रौद्योगिकी भी समझें, हमारे यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, वह जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षाएं हैं उसमें साइंस एंड टेक का भी पार्ट आजकल मेंस पे रहता है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखो प्रौद्योगिकी भी कई बालकों को क्लियर नहीं होता। प्रौद्योगिकी क्या होती है? ऐसी तकनीक के द्वारा आप मानव उपयोगी संसाधन को मानव उपयोगी किसी वस्तु में परिवर्तित करने लायक हो जाते हैं, तो उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। और ये टेक्नोलॉजी जब भी काम की और जब भी टेक्नोलॉजी कहलाएगी जब वह मानव के लिए उपयोगी हो जाएगी। क्लियर? देखिए हमारे भारत में जैसे संसाधन तो पर्याप्त हैं, लेकिन यदि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इस संसाधन को हम क्या नहीं कर सकते, मूल्य में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं समय और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला है ना, इस पर्वतमाला में कहते हैं साहब यूरेनियम खूब है। यूरेनियम तो खूब है, यहाँ के भाटा है, पत्थर है, इसमें यूरेनियम है।
अमूल्य यूरेनियम है, लेकिन हमारे पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है, वो प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम वहाँ से उस संसाधन के रूप में उस पत्थर को कन्वर्ट कर सकें। तो टेक्नोलॉजी और समय दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। ये जो थिन लाइन में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई पड़ी वस्तु और उसको संसाधन में परिवर्तित होने में, मैं आशा करता हूँ वो आपके समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, देखो मैं इसमें की चीज़ें लेते चलूँगा, क्योंकि हम जब 12वीं की और 11वीं की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से भी आप इनको देखते चलोगे, लेकिन जो बेसिक जिस्ट है मैं आपको सारा बताते चलूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। देखिए, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया। ध्यान रखना, प्राकृतिक, मानव के द्वारा निर्मित, और स्वयं मानव भी क्या है, संसाधन है। यदि एक गुरु आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो शिक्षा के रूप में अपनी जो सेवाएं दे रहा है वो कौन सा संसाधन कहला दिया, शैक्षिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। हमारे देश में क्या कहते हैं कि साहब पढ़ लिख तो लिए, लाखों बच्चे विद्यालयों में से पढ़ के निकल रहे हैं, क्या वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं? क्या वह ऐसा कुछ कार्य कर पा रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में, देश के उत्थान में कोई योगदान दे पा रहे हैं क्या? हमारी वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है वो विद्यार्थियों को संसाधन में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं पाती हैं। इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कई बातें बहुत ही बढ़िया हैं। चलिए पहला देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बिना कोई अधिक संशोधन के उपयोग में लिए जाते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, और इनमें अधिकतम हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हैं। सीधे ही उपयोग में हम इनको ले सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में इन प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से उपयोग करने के लिए हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधनों में हम विभाजित करते हैं। नवीकरणीय मतलब कि पुनः उसको आप काम में ले सकें, पुनः उसका रूप को सस्टेन कर पाएँ। अनवीकरणीय कि एक बार काम में ले लिया तो काम खत्म, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं ले पाएंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब पुनः आप उसको रीफिल कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर, सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। और कुछ नवीकरणीय संसाधन कैसे हैं? जल, मृदा, वन। देखिए, ये नवीकरणीय की श्रेणी में इसलिए आते हैं कि इनका पुनः बनना संभव हो पाता है। मृदा क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपक्षय होता है, मृदा बनती है। वन कट गए दोबारा भी उगते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार ख़त्म होने के बाद पुनः नहीं उगेंगे। लेकिन इनको पुनः अपने उपयोग में प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। समय बहुत बड़ा इसमें फैक्टर, एक रोल अदा करता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी हमें जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व की बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। देखो, एक बार एक स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट ऐसा था एग्ज़ाम में कि पृथ्वी पर जल की कमी हो रही है, ठीक है, वर्षा कम हो रही है। तो उसमें ये था कि स्टेटमेंट दिया गया था कि 1960 में यदि 100% जल था पूरे हमारे पृथ्वी पर, तो बताइए वर्तमान में 2021 में कितने प्रतिशत जल बचा होगा। तो भैया देखो, पृथ्वी पर जल की मात्रा कभी नहीं बदलती। सदियों से 100% जल की जितनी मात्रा पृथ्वी पर थी आज भी उतनी ही है, उसका फॉर्म चेंज हो गया। समझ रहे हैं? जैसे ग्लेशियर पिघले तो जल कहाँ गया? पिघल के हो सकता है सागर में चले गया, सागर का जल स्तर बढ़ गया। कहीं पर विश्व के किसी पार्ट में आप देखेंगे जल की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, कहीं पर कम हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जल की मात्रा शुरू से लेके आज तक पृथ्वी में कभी भी कम ज़्यादा नहीं हुई, जितनी है उतनी ही रही है। क्लियर? आगे देखो, अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है,
एक बार भंडार समाप्त होने के बाद इसको नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, या लग सकते हैं, या पुनः पूरित हो भी नहीं सकते। दोनों ही इसमें कंडीशन होती है। चूंकि इसमें समय हमने हजारों वर्ष लिया है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। चूंकि मानव जीवन की अवधि से ये बहुत अधिक है। देखो, पेड़ तो 20 साल, 30 साल, 40 साल में पुनः उग जाता है, खड़ा हो जाता है, इसलिए हमने उसको नवीकरणीय में रखा है। और कुछ भंडार जो हजारों वर्ष लगते हैं पुनः खड़े होने में, उनको हमने अनवीकरणीय स्रोतों में रखा है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। क्लियर? अगला कौन सा संसाधन आ गया था? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित किया गया संसाधन, जैसे कि प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन पाते हैं, जब इनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जैसे कि लौह अयस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने इसमें लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ध्यान रखना। तीसरा, मानव संसाधन। आप, मैं, क्या हम संसाधन के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर पाए? क्या हम देश के विकास, देश को पुनः वैभवशाली बनाने के लिए हम कोई योगदान कर पा रहे हैं क्या? ये हमें देखना पड़ेगा। सोचोगे भैया संसाधन है क्या हम, या बोझ हैं? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और इन सब करने के लिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं, और हम संसाधन के रूप में कैसे कन्वर्ट होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स के जो हमने एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़े थे, उसमें इन चीज़ों को, संसाधन वालों के लिए हमने मानव संसाधन बहुत अच्छे से समझा था। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, तो मैं अपनी एफिशिएंसी से और भी ज़्यादा बढ़ के काम कर पाऊंगा। यदि मैं पढ़ाई करता हूँ, कोई विद्यार्थी हूँ, 5 पेज पढ़ता हूँ बीमार होने पर, और मैं स्वस्थ होऊंगा तो 8 पेज पढ़ लूँगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। इसी प्रकार से यदि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मन मस्तिष्क प्रफुल्लित रहता है, तो मैं और से और अच्छा काम करके देश की प्रगति में योगदान कर सकता हूँ। मतलब कि संसाधन, बहुमूल्य संसाधन के लिए इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुमूल्य संसाधन बनाने में सर्वाधिक मदद करते हैं। ऐसे वगैरह लिखोगे तो उसमें तुम्हारे जान डाल देंगी ये लाइनें। आगे देखिए, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव के रूप में जो संसाधन है, उसमें उसके कौशल और उसमें कैसे सुधार किया जाए, यही क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्लियर? ये भी एक ट्रिविया देखते चलें। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की। अब ये पहले क्या था, छोटा भाई बड़े भाई के सामने ज़्यादा बोलता नहीं था, तो ये जो बड़े भाई थे, इन बड़े भाई को करीबन 3/4 ज़मीन दे दी, और इन्होंने, हमारे दादाजी ने मात्र 1/4 ज़मीन रख ली, और बहुत राजी थे। लेकिन क्या था, ये बड़े कर्मठ परिश्रमी थे, जो कह रहे हैं ना कि भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इनके पास, दादाजी के पास थोड़ा था, मतलब 1/4 ज़मीन थी। इन्होंने परिश्रम किया और इसको बढ़ाते बढ़ाते, उस समय इनको आई थिंक 15 बीघा के आसपास जैसे ज़मीन मिली थी, इन्होंने इसको बढ़ाते बढ़ाते अपने काल में 70 बीघा कर ली। अपने परिश्रम से खूब मेहनत करते थे, खूब अच्छी फसल बोते थे, खेतों को, जो खराब खेत थे उनको भी इन्होंने अच्छा बना दिया था अपनी मेहनत और अपने परिश्रम और अपने व्यवहार से।
लोगों का सहयोग लेके, और वहीं दूसरे जो बड़े भाई थे इनके, उनको अधिक मिली थी भैया। अब उन्होंने इसको कम करते करते वो 5 से 10 बीघा में आके एंड में रह गए हो। तो ये स्थिति क्या है कि आप अपनी कुशलता, उसके पीछे एक कारण भी था। एक तो जैसे कि शिक्षा और योग्यता, हमने देखा था ना अभी, मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे दादाजी बड़े स्ट्रांग थे, इस कारण से भी इन्होंने इसको खड़ा कर दिया। देखो, किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित कर दिया इनने। परिवर्तन कैसे कर दिया कि अपनी मानसिक और शारीरिक योग्यता के बल पर। क्लियर। संसाधन का संरक्षण, देखिए संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब संतुलन बना के रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 10 किलोमीटर एरिया में जंगल हैं तो आज ही इनको सबको काट पीट के काम में ले लो। आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए हम कुछ भी ना छोड़ें। और इसीलिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा आई, जो कहती है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। बहुत बढ़िया डेफिनेशन, ध्यान रखना। सतत पोषणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आगे संरक्षण के अनेक तरीके भी बताए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं का रिसाइकिल, ट्रिपल R जो हमने समझा था वही, रिसाइकिल करना, रीयूज करना, ये ट्रिपल R इसी के अंतर्गत आता है। एक तो होता है मेरे दोस्तों रिसाइकिल, इसको भी ध्यान रखना। एक होता है आपका रीयूज करना और एक होता है रिड्यूस, कम करना काम, जरूरत नहीं है उसको उपभोग में कमी लेके आना। ये भी ट्रिविया देखते चलें। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, इसके अंतर्गत जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता के संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, जो हम ट्रिपल R भी देख रहे थे, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। कम्युनिटी डेवलपमेंट हमने देखा है, इकोलॉजी को बचाने के लिए ये कार्यक्रम भी भारत ने स्टार्ट किया था। अब आपको एक काम और करना है, ये जितने भी अभ्यास प्रश्न है ना, इनको एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए पढ़ लेना, केवल पढ़ लेना, और इनके आंसर मन में सोचना आंख बंद करके क्या क्या है। इतना सा काम आपको इसमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और इसमें आपके लिए नोट्स बनाने क्या गया, देखो आधे पेज में ही, मात्र एक पेज में ही संसाधन की कुछ प्रमुख डेफिनेशन, कुछ लाइनें हैं, उनको नोट कर लेना। नोट्स बनाओ तो पेज का 25% हिस्सा साइड का छोड़ देना, लेफ्ट हैंड का, इसमें कुछ आपको इनपुट डालने हो उस हेतु। ये स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, नए जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना पेज नोट्स बनाओ तो छोड़ देना। हमारे NCERT के बहुत मुश्किल से 10 से 15 टोटल आपके पेज बनेंगे नोट्स के, जिसको संभाल के रखना, और 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर चाहे साइड में उठा के रख देना, क्योंकि 11th और 12th जब हम पढ़ेंगे उनके भी शायद 10 से 15 के आसपास से पेज बनेंगे, तो उनको आप, ये आगे पीछे बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम कोर ज्योग्राफी में आपको एक नोट्स बनवा दूंगा, जो आपको आपकी परीक्षाओं तक आपको बहुत लाभ देंगे, जिसके अंतर्गत मैपिंग, आपके यही सारे टॉपिक जो हमने बेसिक समझा है NCERT के थ्रू, इनको कैसे हम हमारे नोट्स में कन्वर्ट कर लेंगे टॉपिक वाइज में, वह भी देख लेंगे। किसी कोचिंग, किसी जगह और जगह आपको जाने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बेसिक उसके लिए जो बुक्स रहेंगी वो हम हमारी NCERT को रखेंगे, और अन्य जो भी आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी वह मैं अपने प्रोवाइड करा दूंगा अपने ऐप पर। और किसी भी प्रकार की मन में कोई भी दुविधा हो तो निश्चिंत होकर 8619059759 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं आपसे बातचीत या चर्चा कर लूँगा। आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत 8th में क्लास 8 के संसाधन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें दूसरा चैप्टर आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसके हम की फैक्ट्स ही लेके चलेंगे, चूँकि आप सभी को ध्यान है
कि एनसीईआरटी एज ए बेस हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये भी संसाधन व अन्य जितने भी टॉपिक्स हैं, जब कोर ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर देंगे, कोर ज्योग्राफी से मेरा तात्पर्य है जैसे ही एनसीईआरटी का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफी के पूरे नोट्स बनवाए जाएंगे, पूरी उसमें एनसीईआरटी के की फैक्ट्स को लेते हुए एक परीक्षा की ओरिएंटेशन की तैयारी के साथ साथ जैसे नोट्स होने चाहिए वो सारे तैयार करवाए जाएंगे, और उसकी तैयारी विद कॉन्सेप्चुअल हमारे साथ साथ चलेगी। चलिए यह पार्ट कर लेते हैं, इसके की फैक्ट्स में सीधे लेते चलूँगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमि, मृदा, जल, ये तीन प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। पहला जो प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, उसी को थोड़ा और खोलकर इसमें बताया गया है। पहला संसाधन देखते हैं भूमि। देखो इसमें कुछ फैक्ट्स निकल के आएंगे, उनको अपने एक पेज के जो हम नोट्स बना रहे हैं अपने, उसमें अवश्य लिख लेना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल में लगभग 30% भाग भूमि ही है। भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। और उसके पीछे कारण क्या है? कहीं उबड़ खाबड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं जलाक्रांत संभावित क्षेत्र हैं, कहीं मरुस्थल है। इस कारण से हम क्या देखते हैं? जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। चलिए भूमि उपयोग के बारे में देख लेते हैं। एज ए संसाधन के रूप में हम सभी जानते हैं भूमि में हम सर्वाधिक उपयोग कृषि के रूप में, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के रूप में देखते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसे ही हम भूमि उपयोग भी कहते हैं। आगे इसमें कहता है भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारण को द्वारा ध्यान रखना, जैसे कि वहाँ की स्थल का आकृति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज और जल की उपलब्धता पर यह निर्भर करता है। यह जो भौतिक कारकों पर निर्भर करता है कि हमारे लिए भूमि की ऐसे संसाधन कितनी उपयोगिता रहेगी। मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। बिल्कुल सही, ध्यान रखना। और स्वामित्व के आधार पर भी हम देखते हैं भूमि को निजी भूमि कहते हैं और एक सामुदायिक भूमि कहते हैं। सामुदायिक भूमि में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड का ध्यान रखना, साझा संपत्ति संसाधन। क्या? साझा संपत्ति संसाधन। इस प्रकार की संपत्ति का उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। क्लियर? और अभी जो भूमि में हमें एक समस्या देखने में मिलती है संसाधन के रूप में, जैसे कि कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि का निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। देखो आप सभी को ध्यान होगा कि आज से कुछ वर्षों पहले हमारे गांव की स्थिति ऐसी है कि ये खेत है, ये देखो खेत है, और खेत के पास आप देख रहे हैं कि ये एक पगडंडी रास्ता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया तो आप क्या देख रहे हैं? सड़क चौड़ी होती गई, और जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ झोंपड़ी परिवर्तित किस में हो गई? मकान में परिवर्तित हो गई। और आगे आप देखिए ये थोड़ा पक्का होता जा रहा है। यहाँ जो झोंपड़ियाँ थी ये भी क्या हो रही हैं? आपके मकान बनते जा रहे हैं। यहाँ देखिए धीरे धीरे समय के अनुसार पहले यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली के खंभे भी लग गए। कुछ समय पश्चात आपने देखा कि और विकास हुआ, हमारा गांव नगर बनने की ओर हुआ, नगर से शहर बनने की तरफ बढ़ा। तो देखिए आप शहर बन गया, ये रोडें बन गई, कारें आ गई, बिल्डिंग्स खड़ी हो गई और चारों तरफ बिल्डिंग से बिल्डिंग हो गए। प्रकृति आप देखो गायब होती चली गई। संसाधन मानव उपयोग बढ़ते गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता गया, और ये आप विकसित रूप आप देख रहे हैं। लाइट जहाँ पर पहले एक ही थी, अब देखो 2 वे रोड बन गई, लाइट बन गई, पार्क बन गई, मल्टीप्लेक्स बन गए, हवाईजहाज देखो, एयरपोर्ट भी आसपास बन गया। तो ये क्या दिखा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये संसाधन यहाँ से चला और वर्तमान में किस रूप में पहुँच गया। चलिए भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में देखते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मृदा का संरक्षण हम देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मृदा होती क्या है, बड़ी सरल सी बात है साहब। पृथ्वी के जो पृष्ठ पर ऊपरी ट्रॉपिकल सतह पर जो दानेदार कणों के आवरण की पतली परत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा कहलाती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। यदि हमारा जैसे स्थल रूप अगर पथरीला है तो वहाँ पर मृदा कैसी मिलेगी? यदि वहाँ पर ज्वालामुखी टाइप की चट्टानें नहीं है तो वहाँ पर आपको किस प्रकार की मृदा मिलेंगी? यदि आप देखेंगे कि
मरुस्थल के निकट यदि आपकी कोई भूमि है, मृदा है, तो वहाँ पर किस प्रकार की आपको मृदा मिलेगी। यह सारी स्थल रूप पर मृदा के प्रकार निर्धारित होते हैं। देखिए कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको भी समझते चलें। जैसे अपक्षय, अपक्षय आप जानते हैं किसी चीज़ का क्षरण होना, और किसके माध्यम से हो रहा है, तापमान परिवर्तन। गर्म हुआ तो क्या हुआ, ये फटने लग गई आपकी धरती, फिर ठंडा हुआ तो ठट के फिर वापस जुड़ गई। तो इससे क्या होता है साहब, इससे हम देखते हैं कि बार बार चौड़ा होना, बार बार वापस जुड़ना, इनसे क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण होने से क्या होता है, आप देखते हैं इन 6 से चूरा बन के मृदा भी बनती है। तुषार क्रिया, तुषार बर्फ गिरना, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शेलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। क्लियर। यह अपक्षय के कारण भी आपको बता दिए। हमारे राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में ज्योग्राफी में कारण भी पूछे गए हैं, क्या अपक्षय वगैरह के कारण भी पूछे जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, अपक्षय के कारण तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मेंस में आंसर राइटिंग में इसको अवश्य काम में लेना कि 1 सेंटीमीटर मृदा, मतलब ये मृदा है ना, 1 सेंटीमीटर जितनी मृदा को बनने में कितना समय लगता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह मकान बनाते हैं ना, ऊपर से मिट्टी हटा लेते हैं, परत हटा लेते हैं, भैया इस परत को बनने में सैकड़ों वर्ष लग गए थे, जिसको हम मिनटों में हटा लेते हैं। इम्पॉर्टेंट, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप देखिएगा। यहाँ से चलते हैं, देखो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है, क्या, मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। आपकी शैलें कैसी हैं, मतलब कि चट्टानें कैसी हैं, उसका रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है, ध्यान रखना। उच्चावच तुंगता, तुंगता मतलब ऊंचाई, और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। मतलब कि देखो जितनी ऊंचाई है, ढाल कैसी है, ज़्यादा ढाल होगी तो मृदा क्या होगी, बह के निकल जाएगी, तो आपको यहाँ पे मोटे मोटे दाने वाली मृदा मिलेगी। क्यों, क्योंकि भैया इस पहाड़ी से जो मृदा थी पानी की वजह से बह के तो चली गई, छन के चली गई, तो मोटे मोटे कण रह गए। ये सारे मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तीसरा, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ज़्यादा होगी तो ह्यूमस का निर्माण ज़्यादा होगा, तो मृदा का आप स्वरूप भी देखेंगे विभिन्न अलग प्रकार का रहेगा। समय मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। समय, जैसा समय जितना ज़्यादा होगा उसकी मोटाई उतनी बढ़ती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण, देखो निम्नीकरण मतलब मृदा का ह्रास से संबंधित है, मतलब मृदा का अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 प्रमुख खतरे हैं। ये आप देखते हैं ना, मिट्टी का कटाव हो रहा है, क्षीणता मतलब इसकी जो ताकत थी वह कम होती जा रही है। ये इस समय के सबसे प्रमुख खतरे हैं मृदा के सामने। मृदा के निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भैया हम वनों का उन्मूलन करते जा रहे हैं, खूब अतिचारण हो रहा है, खूब रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़ भी ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे मृदा का निम्नीकरण और क्षीणता होती जा रही है। अब कुछ विधियां हैं संरक्षण की, जैसे मल्च बनाना। मल्च मतलब क्या करते हैं, ऊपर एक प्रवाल से ढक दी जाती है, मतलब मान लो एक प्लास्टिक की जैसे कुछ चादर से ढक दिया तो ढक देते हैं, या उसमें आपकी झाड़ियाँ वगैरह हमारे ढक दी जाते हैं हमारे राजस्थान में। तो इससे क्या होती है, उसकी आर्द्रता रुक जाती है, उसमें जो नमी होती है वो उड़ती नहीं है। वेदिका फार्म, जैसे ये सब स्टेप फार्मिंग जैसे आप देखते हैं। अब ये क्या तीव्र ढालों पर बनाई जाती है, ध्यान रखना, वेदिका फार्मिंग हमेशा तीव्र ढालों पर बनाई जाएगी। तीव्र ढालों पे क्यों बनाई जाती है, इसमें कटिंग कर दी जाती है, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, तो यह जो समतल पार्ट इसका रह जाता है, ये जो समतल पार्ट, ये तो पहाड़ी तो बड़ी है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सब छोटी पहाड़ी नहीं है, ये जो तीव्र ढाल हैं इसमें कटिंग कर करके देखो ये बना रखी है ना, इस एरिया में ये खेती की जाती है। क्लियर, इस एरिया में। कभी उत्तराखंड घूमने जाओगे तो आपको दिखेगा सब्जियां और एक से बढ़कर एक दालें उगाते हैं, राजमा खूब उगाते हैं वेदिका फार्म में। अच्छा, काउंटर फार्मिंग, समोच्च रेखी जुताई। ये समोच्च रेखी, इसमें क्या करते हैं, जैसे पानी जो बह के आ रहा है ना, इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पे एक ऐसे गड्ढा सा बना देते हैं, अवरोध बना देते हैं। मतलब कि पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण, मतलब पानी बहता आ रहा है, ये पानी बहता आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी ढाल है यहाँ पर एक ऐसा अवरोध बना देंगे, पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया सीधे बहता हुआ नहीं निकल जाए, प्राकृतिक अवरोध बना दिया जाता है।
रक्षक मेखलाएं, मतलब मेखलाएं मतलब कोई श्रृंखला बना दी जाती है बचाने के लिए। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष की कतारें लगा दी है। पवन गति मतलब तेज हवा से मिट्टियाँ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवस्थित नहीं हो जाए, उसके लिए ये वृक्षों की कतारें लगा दी जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। और आप सभी जानते हो मृदा का ये आवरण है 1 सेंटीमीटर बनाने में भी हमें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। और यही सबसे उपजाऊ मृदा होती है, ऊपरी परत जो होती है। इसी तरीके से समोच्च रेखीय रोधिकाएं, जैसे हमने उसमें गड्ढा बना दिया था पानी एकत्रित करने के लिए, यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर कोने पर लास्ट में देखो यहाँ तो उगाली फसल, और जैसे ढलान की यहाँ कोने पर क्या बना देंगे, पत्थर इकट्ठे कर देंगे, घास उगा देंगे। मृदा का उपयोग किया जाता है जिससे क्या हो, मृदा का कटाव नहीं हो। और इन रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने वाली खाइयाँ भी बनाई जाती है, जैसे हमने पहले देखा था। चट्टानों पर बांध बना देना, बीच में फसल उगा देना, सामान्य बातें हैं। अब ये फैक्ट है, इसको लिख लेना। अब ये अच्छा फैक्ट है। देखो 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी, 1975 में 3850 क्यूबिक, घन होता है क्यूबिक, किलोमीटर पर ईयर क्यूबिक थी। ठीक है, 2000 में बढ़ के ये 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। हमारी खपत बढ़ गई, ऑलमोस्ट दुगनी बढ़ गई। ठीक है, ये अपने मेंस में आप इन छोटे छोटे डेटा, इन फैक्ट्सों को यूज़ में लेके अपने उत्तरों में वजन पैदा कर सकते हैं। एक और फैक्ट देखिए, आपके घर में यदि कोई नल टपकता है ना, तो एक वर्ष के अंदर आप 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर देते हैं। चलिए, जल के बारे में बड़े अच्छी इसमें कुछ बातें बता रखी हैं, उनको देखते हैं। हम सभी जानते हैं जल कैसा साधन है, नवीकरणीय साधन है और एक प्राकृतिक संसाधन है। और आप भी जानते हैं कि भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। फिर किस बात की सर जल की कमी, देखो जल की कितनी कमी है। अलवणीय जल की कमी अभी आपको ध्यान में आएगी। इसलिए हमारे पृथ्वी को हम जल ग्रह भी बोलते हैं, इसी कारण से बोलते हैं क्योंकि 3/4 हमारे यहाँ पर जल है। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था, हम सभी जानते हैं। अब इसमें कुछ की फैक्ट्स देखो साहब। देखो, अलवण जल, क्या अलवण जल केवल 2.7% है, मतलब कि जो खारा पानी नहीं है वो कितना है भैया, 2.7% है। और इसका भी लगभग 70% भाग आपका किस में है, बर्फ की चादरों और हिमानियों में है, मतलब कि ग्लेशियर इत्यादि में 70% जल इसका भी है। अब मैं इसको मालूम 7 या 21, मतलब बचा कितना, मोटा मोटा 0.7% अब आपके पास जल बचता है इसके हिसाब से। क्लियर। अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, यह है जो 70% हम बात कर रहे हैं। और इनकी स्थिति ऐसी है कि हमारा मनुष्य जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, वहाँ से जल लेने थोड़ी जाएगा। तो मोटा मोटा यदि हम आकलन करते हैं तो 1% अलवण जल ही हमें पीने के लिए उपयोग में है भैया। मानव उपभोग के लिए पृथ्वी पर जो जल इकाई है उसमें मात्र 1%, ध्यान रखना, 1% जल ही भैया मानव उपभोग के लिए अवेलेबल है। और ये मानव उपभोग के लिए जो 1% जल बता रहा हूँ, फैक्ट्स में इनको यूज में लेना। और किस रूप में उपयोग में है भैया, भौम जल, भूमि में जो जल होता है, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों न सोना चांदी, अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर इस जल को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इसकी जो कुल मात्रा है वो स्थिर रहती है, जितना पहले था आज भी उतना ही है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रति जरूर होती है। कहीं पर वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर ये गतिशील रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ये देखो जल बाजार भी खुलने लग गए। सौराष्ट्र प्रदेश जो है 1.25 लाख जनसंख्या वाला जो अमरेली शहर है, वो अपने पास के तालुका से जल खरीदता है पूरा का पूरा। ये एक अच्छा सा पैराग्राफ है, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। जल उपलब्धता की समस्याएं, देखिए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांशतः कहाँ के, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग
और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। देखो ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे डेजर्ट दिखेंगे, उनमें जल अभाव के अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण, मतलब कि पॉल्यूटेशन, ये संदूषण कर दिया हमने, है ना, दूषित कर दिया, के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब देखो हमारे पास 1% तो जल बचा हुआ है भैया अलवणीय, उसमें से भी अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि अधिकांश जल को तो हमने संदूषित कर रखा है। गंगा नदी को यदि आप देखते हैं तो यूपी में रहने वाले हमारे समस्त विद्यार्थी महसूस कर पाएंगे कि जो जीवन रेखा लाखों लोगों की गंगा नदी है, वहाँ पर जल की वर्तमान में स्थिति कैसी है। अब तो चलो बहुत ठीक हो गई, नहीं तो पहले तो बहुत दयनीय थी। इसीलिए जल संसाधनों के संरक्षण की बात होती है। देखो अगला जो विश्व युद्ध होगा ना, वह मेरे प्यारे दोस्तों जल या समुद्र पर ही होगा, समुद्र के लिए ही होगा। देखो नाइट्रेट, पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर रहे हैं और अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होते हैं, मतलब कि इनका बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। कैसे कर सकते हो? स्प्रिंकलर से सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, टपकन विधि इत्यादि के द्वारा हम संरक्षण कर सकते हैं। जैव मंडल की छोटी सी डेफिनेशन देख लो, वैसे हम पढ़ेंगे इसको। और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ध्यान रखो, ये हमारा स्थल मंडल है, ये हमारा जल मंडल है और ये हमारा वायुमंडल है। ये जो तीनों एटमॉस्फेयर हैं, इसमें रहने वाले, ध्यान रखो, ये जो संकरा क्षेत्र है यही आपका जैव मंडल कहलाता है, जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या पाए जाते हैं। इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। और देखो बड़ी अच्छी लाइन है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम परितंत्र कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि साहब परितंत्र क्या होता है, देखो परितंत्र में ध्यान रखना, पर इकोलॉजी वही कहलाई जाएगी कि मुझे और तुमसे हम आपस में कैसे जिंदा रह सकते हैं, इसके लिए तंत्र को कैसे बनाए रखता है, यही परितंत्र कहलाता है। मानी कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे को परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही परितंत्र कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इकोलॉजी में भी हम देखेंगे, जंगल में हिरण शेर खाता है तो मन में दुख मत पाया करो, ये भैया इकोलॉजी का पार्ट है। कैसे अगर हिरण ज़्यादा हो जाएंगे तो भैया हमारी जो इकोलॉजी है उसमें क्या नुकसान होंगे, यह भी एक तथ्य है। पेड़ पौधों की काटना, पहाड़ियों का क्षरण करना, ये सब एक दूसरे पर निर्भर परितंत्र के ही साधन हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन, प्राकृतिक वनस्पति का यदि वितरण की हम बात देखें, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर और आर्द्रता पर निर्भर करती है। देखो आप आंख बंद करके भी सोचोगे ना कि देखो साहब जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है वहाँ पर आपको वनस्पति भी अधिक मिलेगी। जहाँ हमारे राजस्थान में जो तापमान कम है तो आपको वनस्पति भी कम मिलेगी। तापमान और आर्द्रता हमारी वनस्पति की वृद्धि का डिसाइडिंग फैक्टर है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार आप देखते हो तो 4 वर्गों में बांटते हैं। आपको वन मिलेंगे, आपको घास के स्थल मिलेंगे, गुल्म और टुंड्रा, ये बर्फ़ के क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति है, इनको देख लें। वही बात, आर्द्रता कम होगी तो वृक्षों का आकार भी और सघनता भी कम मिलेगी। राजस्थान हमारा उसका एक एग्जाम्पल है। देखो मैं इसके आपको केवल की वर्ड्स बता रहा हूँ, और जो मेन हम कोर ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि मन में यह कहीं हमारे ना रह जाए कि हमने एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज नहीं किया, और इसमें जो जो महत्वपूर्ण बात है मैं उसमें तारे लगाते चलूँगा। एक पन्ने वाले जो हमारे इसके नोट्स बनाने हैं चैप्टर के, उसमें केवल लिख लेना। जैसे 2 फैक्ट्स आए थे, ठीक है, जल की मात्रा का एक फैक्ट्स आया तो उसको लिख लेना। 2 और फैक्ट्स ऊपर आए थे 1975 और 2000 में जल का जो भोग की मात्रा है, ऐसा एक फैक्ट आया था, उसको भी लिख लेना। शीत और ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति मिलती है। मॉस और लाइकन ध्यान रखना। देखो अगर आप डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट देखते हो तो बर्फ़ वाले इलाके में जहाँ बर्फ़ जमी होती है वहाँ पर चट्टानों पर ऐसी पतली पतली सी परत की ना आपको घास मिलेगी, हरी हरी सी, भूरी भूरी सी। ये मॉस और लाइकन ही होती हैं। वहाँ के जीव जंतु इन्हीं को खाकर अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, ये सेंचुरी वगैरह जो हम बनाते हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, नीचे हिंदी में बोलते हैं, इनके माध्यम से हम वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कैसे भैया हम हमारे समाज में जागरूकता लेके आ सकें, इसे जैव मंडल के क्षरण के विषय पर इसमें प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि सामाजिक वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव आदि प्रोत्साहित किए जाते हैं। मेंस में कहीं पर लिखने में काम आते हैं आपके। एक इम्पॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना, साइट्स, आपने खूब सुना होगा साइट्स। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियों की एक सूची तैयार की है। कि भैया इन्होंने बताया है कि यह जो सूची इन्होंने बनाई है फला फला फला, इन सूची के जीव जंतु पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन जो जो इसकी सिग्नेटरी होते हैं वह इनके व्यापार पर कानूनों के माध्यम से रोक लगाते हैं। जैव मंडल निश क्या है? ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया जाता है। बोलते हैं कि बायोलॉजिकल निश है, यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर जुड़े हुए जीव जंतु प्रणाली आपको विशेष रूप से मिलेंगे। ये अच्छा है, इसको देख लीजिए। साइट्स, द कन्वेंशन, सी से कन्वेंशन, आई से इंटरनेशनल, टी से ट्रेड, इन ई से एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ इसमें रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण है। मतलब इन्होंने साइट्स ने एक सूची बना रखी है मेरे दोस्तों, जिसके अंतर्गत फ्लोरा और आपके फौना के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये इसके प्रश्न है, आपको वही कार्य करना है, 5-7 मिनट बैठना है, आंख मीचनी है और या इन प्रश्नों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि भैया इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, यह जो चिन्हित किए गए हैं इनके उत्तर क्या होंगे। मल्चिंग, रक्षक मेखला, अच्छा प्रश्न, ये भी देखना आप, निकाल के देखना सही करते हैं या गलत करते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे। रिफ्रेशमेंट आपको करने, दिमाग को रिवाइज करने के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए, ये 2 पार्ट हैं, इनको पढ़ना और अगले दिन एक बार उठ के आपको एक काम और करना है, इनको फास्ट फॉरवर्ड करते हुए रिवीजन अवश्य कर लेना, नहीं तो आपका दिया गया समय व्यर्थ चले जाएगा। चलिए, कल बाकी के चैप्टर इसके ख़त्म कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैं कल की डेट में आपका 8th का चैप्टर सारे ख़त्म हो जाएंगे। 9th बहुत इंपॉर्टेंट और 10th, इसमें बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इन दोनों को कल से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, कल मिलते हैं। प्रिय छात्रों, आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए प्रिय मित्रों, लाइक शेयर अवश्य कर देना अपने मित्रों के साथ, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से। कारण उसके पीछे जितना बढ़ेगा उतना ही अपन को बल मिलेगा, बल मिलेगा तो इसको और अच्छे से अपन कर पाएंगे। चलिए, कल पुनः मिलते हैं NCERT के इसी क्रम के सभी चैप्टर को समाप्त करने के क्रम में, और उसके बाद पुनः है 5-7 दिन 8 दिन के अंतर्गत इसको फिनिश करके हमारी कोर ज्योग्राफी एज ए नोट्स फॉर्म में जो हम पढ़ेंगे उसको पुनः एक बार स्टार्ट करके फिनिश करने का काम चालू कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।